10th क्लास बेटा, आज हम करेंगे जो आपका हाफ ईयरली पेपर हुए हैं अभी अभी, उसमें मैथ्स का जो आपका एग्जाम था, आपके 1 to 11 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, कौन सी संख्या बतानी है? अपरिमेय। और हमें ऑप्शन ये दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3 वर्गमूल 9, सेकंड ऑप्शन है वर्गमूल 4, थर्ड ऑप्शन है 2 प्लस वर्गमूल 8 और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है 3 प्लस वर्गमूल 4। ठीक है, अब हमने इसमें से अपरिमेय संख्या बतानी है। परिमेय होती है P बटे Q, शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। और अपरिमेय होती है जिसमें जिस संख्या का वर्गमूल जब हम निकालते हैं या जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भाग कभी भी खत्म नहीं होता और रिपीटेड टर्म्स भी नहीं आती। ठीक है ना। और इसके लिए मैंने आपको वर्गमूल वाली 2-3 टर्म्स याद रखने को कही थी। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, है ना। ये कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय। क्योंकि पेपर में हमारे पास इनका वर्गमूल निकालने का टाइम नहीं होगा, इसीलिए आपने ये 3-4 संख्याएं याद रखनी। ये कैसी होती हैं? अपरिमेय। ठीक है, अब 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो यहाँ 3 गुना 3 हो गया ना, 3 दिए 9, तो ये क्या है? 9 बटे 1 यानी P बटे Q की फॉर्म। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय। ठीक है, वर्गमूल 4 2, ये भी परिमेय हो गई। ठीक है, अब वर्गमूल 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुना 2 गुना 2। प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं ना हम इसके अभाज्य गुणनखंड। 8 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड बनाऊंगी ये बनेगी। ठीक है, अब जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, क्या आएगा? 2 और एक अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब ये देखो वर्गमूल 2 रह गया ना। ठीक है, वर्गमूल 2 किसमें है? अपरिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी। बस आपका सी ऑप्शन आ गया अपरिमेय, आपको डी देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने x² माइनस 2x माइनस 8 के क्या निकालने हैं? शून्य। शून्य कैसे निकालते हैं? शून्य के बराबर रखते हैं, है ना। इस टर्म को शून्य के बराबर रख दूं, क्या होगा? फैक्टर बनाए, x² माइनस 2 को लिख दूं मैं 4x माइनस 2x। ठीक है, माइनस के बराबर जी। ठीक है, x² माइनस 4x, खोल दो इसको, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, x कॉमन इन दोनों में से, x माइनस 4, इन दोनों में से 2 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो x क्या आ जाएगा? 4, है ना। x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x क्या आ जाएगा? -2। तो हमारे शून्य क्या हो गए? -2 और 4। ये हमारा है ऑप्शन फर्स्ट ही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताना है? 0-8 कहाँ स्थित होगा? हमसे पूछा गया है x अक्ष, y अक्ष, मूल बिंदु या इनमें से कोई नहीं। 0-8 देखो बेटा, मैंने आपको इसको बहुत आसान तरीका बताया था याद रखने के लिए। 0 कौन सा कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो इसका मतलब जो खुद ही 0 है तो उसका घर तो हो ही नहीं सकता। तो किसका घर होगा? ये y अक्ष का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये कौन सा है? y अक्ष, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसको इरेज कर दूं? यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। हमें
दो ट्राइंगल दी हुई है ABC और ये बेटा PQR ट्राइंगल के समरूप है, ठीक है। और एंगल A हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल B हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। हमने निकालना है एंगल R, ठीक है। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। देखो ये है हमारी ABC, ठीक है, और ये है हमारी PQ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं, है ना। अगर एंगल A 50 है तो एंगल P भी कितना होगा 50, B 60 है तो Q भी कितना होगा 60, ठीक है। हमने निकालना क्या है एंगल। हमें पता है कि ट्राइंगल जो है उसके तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो एंगल P एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180। P कितना है 50, Q R हमने निकाला, ठीक है। 50 प्लस 60 110, 110 और R कितना आ गया फिर 180 माइनस 110, ठीक है। ये माइनस करोगे तो R कितना आ जाएगा 70। ये हमारा है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। समझ आ गया ये? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 7, 4, 9, 10, 5 हमने इसका क्या निकालना है माध्यक, ठीक है, मीडियन निकालना है। मीडियन में जब हमें इंटरवल नहीं दिया हुआ, क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या करना होता है आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना होता है। ये स्टेप आपको याद रखना है हमेशा। अगर आप यही स्टेप नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा, है ना। तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या आएगा 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10, ठीक है। अगर हमारे पास ज्यादा टर्म्स हो तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद टर्म्स जरूर काउंट कर लेंगे, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी कोई टर्म मिस नहीं रह नहीं गई, ठीक है। अब ये 5 है, ये भी 5 है, इसका मतलब हमने कोई भी टर्म नहीं छोड़ी, ठीक है। अब 5 क्या है ओड विषम संख्या है ना। विषम संख्या में जो बीच की संख्या हम ले सकते हैं, बीच की संख्या तो हम जल्दी से ढूंढ सकते हैं। विषम संख्याओं में 2 इधर से गई, 2 इधर से, तो बीच की संख्या क्या है 7। तो हमारा मीडियन क्या हो गया 7। ऑप्शन क्या है ये हमारा ऑप्शन है डी। आ गई समझ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 रैखिक समीकरणें दी हुई है। 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड है 4x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने बताना है इसमें हमारा हल क्या होगा। अद्वितीय है, परिमित अनेक हल, कोई हल नहीं, या इन तीनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ठीक है। a1 क्या है 2 और a2 4, ठीक है, और b1 4, b2 8, c1 c2 ठीक है। ये क्या आ गया 1/2, 1/2, 1/2, तीनों इक्वल आ गए। तो जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो हल कैसे होते हैं अपरिमित अनेक हल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमने सिर्फ इतना बताना है कि सभी वर्ग कैसे होते हैं। कैसे होते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं। सर्वांग क्यों नहीं होते, क्योंकि वर्ग की भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती है,
एक 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग हो सकता है, एक 5 सेंटीमीटर का, है ना? तो क्या वो दोनों समरूप है? यस मैम। समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है, इसीलिए सभी वर्ग पूछा है उन्होंने। तो सभी वर्ग कैसे होंगे? समरूप। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? समरूप। सभी वर्ग आ जाए, सभी वृत्त आ जाए, सभी आयत आ जाए, तो आपका आंसर हमेशा ही क्या होगा? समरूप। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। संभव घटना की प्रायिकता 1। ठीक है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 9। एक द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात का मतलब दो घात, दो घात वाली समीकरण के मूल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? दो से ज्यादा नहीं। लेकिन ये कहना तो गलत है ना कि केवल एक मूल होता है। इन्होंने कहा है केवल एक मूल तो नहीं हो सकता, दो तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऐसे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। पीई दिया हुआ है हमें 0.01। हमने क्या निकालना है? पीई नहीं की प्रायिकता। हमें पता है कि होने और ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता को हम कहते हैं, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता को कहते हैं हम पीई, और किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता को हम कहते हैं पीई नहीं या फिर पीई बार। ठीक है, दोनों तरह से ही आप लिख सकते हो। तो ये किसके बराबर होता है? 1। ठीक है, पीई तो हमें कितना दिया हुआ है? पीई 0.01 और हमने पीई नहीं निकालना है, बराबर 1। ठीक है, तो पीई नहीं यानी पीई बार 1 - 0.01। कई बच्चों को ये माइनस नहीं करना आता, तो इसको ध्यान से देखो। 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ पॉइंट की फॉर्म में। जब भी हमने किसी नंबर को लिखना होता है तो हम पॉइंट लगा के उसके पीछे जितनी जीरो हमें चाहिए होती है उतनी लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे हमने लिखना है 0.01। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट से पहले क्या है? 0 और पॉइंट के बाद क्या है? 0.1। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे। 10 में से 1 गए 9, यहाँ क्या रहा? 9 पॉइंट, और ये क्या हो गया? 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 0.99। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा हमें एक तो कथन और एक कारण दिया। ठीक है, सबसे पहले आप कथन को पढ़ो। ठीक है, अपने दिमाग में सोचो क्या ये कथन ठीक है या गलत। ठीक है, उसको अपने दिमाग में ही रखो, अगर ठीक है तो भी, गलत है तो भी। ठीक है, अब कारण को पढ़ो। ठीक है, पहले हम कथन को पढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है वर्गमूल 12 को वर्गमूल 3 से भाग दें तो क्या आता है? 2। क्या ऐसा है? क्या ये ठीक है? बेटा करके देखो इसको। इसके जब मैं अभाज्य गुणनखंड बनाऊंगी ये बनेंगे, है ना? तो ये जोड़े में से 1 बाहर और 3 अंदर, ये कट गया, क्या बचा? ये भी 2 ही कह रहे हैं, आ गया ना 2। इसका मतलब कथन तो ये ठीक कह रहे हैं, ये भी 2 के ही बराबर बता रहे हैं, इसका मतलब कथन हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, अब आपने इसको दिमाग में रखना है कि कथन सही। ठीक है, अब ये कारण आर में क्या कह रहे हैं? ये तो था हमारा कथन। अब ये कारण आर में क्या कह रहे हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं को भाग देने पर सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। 2 अपरिमेय संख्याओं को भाग देने से, 2 अपरिमेय संख्याएं क्या आपने याद रखी हुई है जो मैंने आपको बताई हुई है? अगर आपने याद रखी हुई है तो उन्हीं को भाग दे के देख लो। जैसे मैंने आपको वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 बताई थी,
अगर मैं इन दोनों को भाग दूं तो क्या ये भाग हो जाएंगी पूरी पूरी? नहीं होंगी ना। तो इन दोनों को भाग देने से कैसी संख्या मिलेगी? अपरिमेय। ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि परिमेय मिलती है। दो अपरिमेय संख्याओं को भाग देने से हमेशा ही अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, इसका मतलब कारण आर क्या है? गलत है। और कथन ए क्या था? सही। इसका मतलब अब मैं कैसा ऑप्शन ढूंढूं? ए सही, आर गलत। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? कथन ए सही है और कारण आर गलत। समझ आ गई? ठीक है बेटा, अच्छे से आ गई ना समझ? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए हमारे, जो 1 मार्क्स के थे यहाँ तक। उसके बाद हमारे 2 नंबर के शुरू होते हैं 12 से लेकर 14। ठीक है, ये कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा ये। अपरिमेय संख्या, मुझे इसको सिद्ध करना है। क्या करते हैं हम इन क्वेश्चंस में? उल्टा मानते हैं, है ना। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो किस फॉर्म की होगी? p/q फॉर्म की। जहां क्यू कैसा होगा? जीरो नहीं होगा। और p और q कैसे नंबर्स होंगे? 3 में। जहां p और q में कुछ भी समान गुणनखंड नहीं होगा एक के अलावा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि बेटा p और q दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी एक संख्या से भाग नहीं होंगी। ये मतलब होता है इसका। ठीक है, अगर p 2 से भाग होती है तो q नहीं होगी 2 से भाग। समान गुणनखंड का यही मतलब होता है। ठीक है, तो आप इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। कई बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता। पढ़ते तो है बच्चे कि p और q कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य। तो सह अभाज्य का मीनिंग क्या होता है? कि वो दोनों किसी भी एक ही नंबर से भाग नहीं होंगे। ठीक है, जहां p q में समान गुणनखंड नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हो, सह अभाज्य है या समान गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, क्यू √2p। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके तरीके तो हैं। जो आप कह रहे हो वर्क करने पर आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रही हूँ। √2 क्या आ गया? q/2। ठीक है, मैं 1/√2 से कहाँ पहुंच गई? √2। और √2 के बारे में मुझे पता है। √2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय, सबको पता है। ठीक है, ये कैसी संख्या आ गई? चाहे p/q है, चाहे q/p है, चाहे 3/4 है, चाहे 4/3 है तो परिमेय संख्या, है ना। तो फिर √2 यहाँ से कैसी दिख रही है? परिमेय संख्या। इसका मतलब √2 एक परिमेय संख्या है यहाँ से, है ना। जो मैंने निकाली है ये, यहाँ से √2 कैसी दिख रही है? परिमेय संख्या। लेकिन √2 कैसी होती है? अपरिमेय। आप क्या लिखोगे? लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, हो या फिर होती है। इसीलिए हमारा कथन गलत है, या हमने जो माना है इसीलिए हमारा कथन गलत है। क्या गलत है? कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, ये मैंने गलत मान लिया। ठीक है, इसीलिए 1/√2 कैसी होगी?
होगी। अगर आपने स्क्वायर वाले तरीके से करना है वो भी बताओ, अगर आपके दिमाग में ये ना आए आगे, ठीक है। अगर आप स्क्वायर वाले तरीके से करना चाहोगे बेटा तो उससे भी कर सकते है ना, उसमें जैसे हम बाकी सम्स करते हैं वैसे ही किया होगा, है ना, वो भी ठीक है। ओके, दोनों ही ओके है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा छोटा हो जाता है ना, क्वेश्चन नंबर 13। ये दो नंबर के क्वेश्चन है। क्या 301, ये पूछ रहे हैं क्या 301 इस समांतर श्रेणी, कौन सी समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का एक पद है। पद का मतलब संख्या है ना। ये कह रहे हैं क्या 301 इसके बीच में आएगा, इन संख्याओं के बीच में आएगा, ये कह रहे हैं। तो मुझे कैसे पता लगेगा ये समांतर श्रेणी कैसी है, एपी है ना ये, क्योंकि 11 - 5 6, 17 - 11 6, 23 - 17 ए कितना है इसमें 5, बी 11 - 5 6, ठीक है। 301 के बारे में देखना है मुझे। अगर मुझे ये देखना है कि 301 इस संख्या में आता है तो 301 किसी नंबर की संख्या तो होगी, अगर इसके अंदर आएगी वो तो किसी नंबर पे तो आएगी ना। मैं निकाल देती हूँ कि ये इस नंबर पे आता है, अगर निकलेगा ही नहीं तो इसका मतलब ये इसकी आएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं ये मान लेती हूँ कि इसमें ना n नंबर पर है कौन सी संख्या 301, ठीक है। तो हमें an का फॉर्मूला पता है ना, an कितना है 301, a कितना है 5, n नहीं पता, d 6, ठीक है। इसको हल करो, 5 + 6n - 6 301 बराबर -1 प्लस इन दोनों को हल कर दिया 6n, ठीक है। अब 6n को एक तरफ रख लो तो 301 + 1 कितना आ गया 302, n कितना आ जाएगा 302/6, 2 दिए 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब ये 3 पे तो कट ही नहीं रहा, क्या 151/3 तो कोई संख्या ही नहीं आई, हमें पता ही नहीं चला कि ये किस नंबर पर है, इसका मतलब ये इस श्रेणी में नहीं आता। तो हम क्या कहेंगे कि 301 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। पांच साल बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना होगी। देखो बेटा, अब इसमें है हमने निकालनी क्या है वर्तमान, ठीक है। वर्तमान आयु में मान लो, ठीक है, माना जैकब की वर्तमान आयु, जो हमसे पूछा जाता है हम उसको मान लेते हैं। कैसी आयु है ये वर्तमान, वर्तमान का मतलब अब की, अब उसकी आयु है x1 और जैकब के बेटे की आयु, पुत्र की आयु या बेटे की आयु y। ये कब की बात कर रहे हैं 5 साल बाद की, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 5। ध्यान से, हाँ अपनी आयु बताओ 5 साल बाद क्या होगी, क्या करोगे गुना करोगे 5 से, प्लस करोगे ना। और 5 वर्ष बाद बेटी की आयु कितनी होगी y + 5, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो जैकब है और जो उसका बेटा है, ठीक है। ये तो क्लियर ही है बेटा कि जैकब अपने बेटे से हमेशा बड़ा ही रहेगा, पिता है ना वो, ठीक है। ये कह रहे हैं 5 साल बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना होगी। देखो बेटा,
ये 5 है, ये 15 है, ये 5 का 3 गुना है 15। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। अगर मैं इनके बीच में बराबर का निशान लगाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? बराबर करने पड़ेंगे। कैसे होंगे ये बराबर? अगर मैं 5 को 3 से गुना तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, है ना। इसका मतलब जो छोटा है उसको मैं 3 से गुना करूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। छोटा कौन है? बेटा। तो बेटे की आयु को मैं 3 से गुना। समझ आ गई? ठीक है। अब x + 5 बराबर 3y + 15। ठीक है, x - 3y बराबर 15 - 5। ठीक है, x - 3y 15 - 5 10। ठीक है, ये समीकरण 1 होगा। ठीक है, अब हम समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 में क्या है? अब ये 5 साल पहले की बात है। 5 साल कब से पहले? वर्तमान से पहले। ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है? x और y। तो 5 साल पहले जैकब की आयु क्या हो जाएगी? जैकब की आयु 5 साल पहले x - 5 होगी। ठीक है ना। आप अपनी आयु के 5 साल पहले कितने साल के थे? 5 घटाओगे ना। और बेटे की आयु 5 साल पहले y - 5। आप लिख लेना 5 साल पहले जैकब की आयु। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुना थी। बिल्कुल सेम वैसे ही करोगे। x - 5 y - 5। छोटा कौन है? बेटा। कितना छोटा है? 7 गुना छोटा। तो किसको गुना करोगे? बेटे की आयु को। ठीक है, x - 5 बराबर 7y - 10। ठीक है, x - 7y बराबर -35 + 5 -30 हो गया। ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब मैं 1 और 2 को हल करती हूँ। x - 3y बराबर 10। घटाने पर कर दे, घट गया। 7 - 3 4। 30 और 10 40। y कितना आ गया? 40/4 यानी 10। ठीक है, अब x निकालो। इन दोनों में से किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में रख रही हूं y का मान x - 3 y कितना है? 10 बराबर 10। x - 30 बराबर 10। x कितना आ गया? 10 + 30 40। x किसको माना था? जैकब की आयु को। y किसको माना था? बेटे की आयु को। हमसे वर्तमान आयु पूछी गई है दोनों की। तो जैकब की आयु 40 वर्ष और बेटे की आयु 10 वर्ष। आ गई समझ? ठीक है, तो अब ये आपके 1-1 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आगे हम करेंगे।